Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials with Anveer Malik. In the previous lecture we talked about the plastid and its three types. हमने पिछले लेक्चर में बोला कि प्लास्टिड क्या होता है, इसके तीन टाइप्स क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको पहले दो टाइप्स यानी कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो वी आर लेफ्ट विद अनदर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा टाइप है प्लास्टिड का which is responsible for carrying out the process of photosynthesis। तो चलिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे चले तो प्लांट्स के लीव्स के सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स की लीव्स की सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दरअसल यही वो सेल ऑर्गेनेल है, यही सेल के अंदर वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि इसी के पास, इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। तो यू रिमेंबर दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट और द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और इसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को और इसको कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। या हम कह सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो चलिए अब चूंकि इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है तो इस क्लोरोप्लास्ट को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिड भी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्लास्टिड। तो क्लोरो मीन्स इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड प्लास्टिड मीन्स that type of plastid which contains chlorophyll is called chloroplast. So chloroplast is also called chloroplastid. ठीक है ना। चलिए जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट तो हमने पिछले लेक्चर में बताया कि प्लास्टिड्स या चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट, ये तो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में टोटली एब्सेंट होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स बिकॉज ओनली प्लांट सेल्स आर एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, दिस क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, it was observed by N. Grew and A.V. Leeuwenhoek। तो इन दो साइंटिस्टों ने सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया, किसको, क्लोरोप्लास्ट को। लेकिन बाद में इसको डिटेल में स्टडी किया। इसका डिटेल्ड स्टडी जो है वो तीन साइंटिस्ट ने किया। एक का नाम था डिट्रॉचेट, दूसरे का नाम था सैक्स और तीसरे का नाम था मेयर। सो आप याद रखेंगे दैट क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनग्रीव एंड एंटोनी वॉन लीवनहॉक एंड बट दिस डिटेल्ड स्टडी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वाज डन बाय डिट्रॉचेट, सैक्स एंड मेयर। सो यू विल रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरिला या क्लैमाइडोमोनास, और इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूलोथ्रिक्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये ऐसे एल्गी हैं जिनकी सेल्स में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो दीज द सेल्स ऑफ दीज क्लोरिला, क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, दीज सेल्स, द सेल्स ऑफ दीज एल्गी कंटेन अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे और एक एल्गी की, जैसे स्पायरोगायरा, रेक्टिस्पोरा, तो इस एल्गी की जो सेल्स होती हैं उसमें होते हैं 16 क्लोरोप्लास्ट्स। तो इसकी सेल में 16 क्लोरोप्लास्ट होते हैं नंबर में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे क्लोरेनकाइमा सेल ऑफ लीफ, अगर हम जनरल में बड़े प्लांट्स की बात करेंगे, इनके लीफ की क्लोरेनकाइमा सेल की बात करेंगे। सो क्लोरेनकाइमा सेल ऑफ लीफ कंटेन्स 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसी तरीके से
internodal cell of Chara. Internodal cell of Chara contains about 100 chloroplast. ठीक है ना। आप सबको पता है कि इंटरनोड क्या होता है। मान लीजिए ये अगर स्टम है तो स्टम में मान लीजिए ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, तो जहां से ब्रांच अराइज होता है इसको हम बोलते हैं नोड, यहां से ब्रांच अराइज होता है स्टम से, इसको बोलते हैं नोड। इन दो के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। अब इसमें जो सेल्स होंगी उनको हम बोलेंगे इंटरनोडल सेल्स। तो चारा जो कि एल्गी है तो इसकी जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं उसमें कितने होते हैं, तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट किन किन चीजों का बना हुआ होता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं 50 to 60%, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है 50 to 60% ये बना होता है किसका, प्रोटीन्स का। इसी तरीके से लिपिड्स इसमें होते हैं, लिपिड्स इसमें होते हैं 20 to 30%। ओके, इसी तरीके से इसमें क्लोरोफिल होता है, जो हमने कहा कि ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, तो क्लोरोफिल इसमें होता है 5 to 10%। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें क्लोरोफिल के अलावा इसमें होते हैं, इसमें होता है आरएनए, वो होता है 5%। इसी तरीके से 3 to 5%। अच्छा, इसी तरीके से कैरोटिनॉइड्स इसमें होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं 1 to 2%। इसी तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है 0.5%, 0.5%। इसके अलावा इसमें होते हैं क्विनोन्स, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है ना। ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होते हैं, ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्विनोन, विटामिन ई, विटामिन के क्या होता है, ये असल में फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है ना। वेदर क्विनोन, वेदर विटामिन ई, वेदर विटामिन के, ऑल दीज आर फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है ना। चलिए इनके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी बिल्कुल ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं बता रहा हूं कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट किन चीजों का बना होता है। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा बना होता है प्रोटीन का 50 to 60%, ये बना होता है लिपिड्स का 20 to 30%। इसमें क्लोरोफिल होता है 5 to 10%, आरएनए इसमें होता है 3 to 5%, कैरोटिनॉइड्स 1 to 2%, डीएनए 0.5%, क्विनोन्स, विटामिन ई, विटामिन के, दीज आर फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एंड मिनरल्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस इन द क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। चलिए जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो 3 स्ट्रक्चर्स रिवील हो जाते हैं। That means if we observe the chloroplast under the electron microscope, we find 3 structures. एक तो होता है इसका एनवेलप, दूसरा स्ट्रोमा और तीसरा थाइलाकॉइड्स। तो याद रखिएगा जब हम प्लांट्स की सेल्स देखते हैं उसमें जब हम क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड्स। ठीक है ना। चलिए यहां पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाई है क्लोरोप्लास्ट की ताकि हमारा टाइम बच जाए इस लेक्चर में। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे डिस्क शेप्ड होता है, या इसका ओवल आउटलाइन जो इसका होता है वो ओवल शेप्ड होता है। ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, इसको भी बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर 3 ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनको बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए इसको भी बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है इट मेक्स द एनवेलप ऑफ द
क्लोरोप्लास्ट। तो पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे यहां पे क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज एनवलप। एनवलप मींस कवरिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो दरअसल यहां पे क्लोरोप्लास्ट के दो कवर्स होते हैं या दो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो इसको बाहर से कवर करते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। ओके, और बोथ दीज मेम्ब्रेन्स मेक अप द एनवलप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। चलिए, दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इनकी जो थिकनेस होती है, चाहे आउटर मेम्ब्रेन ले लो चाहे इनर मेम्ब्रेन ले लो, इनकी जो थिकनेस होती है दैट इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम्स। तो चाहे आउटर मेम्ब्रेन ले लो इनर मेम्ब्रेन ले लो, दोनों की थिकनेस है 75 to 100 एंगस्ट्रॉम्स। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये होता है परमिएबल, ठीक है ना। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये होता है सेमी परमिएबल, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल्स इजीली क्रॉस करेंगे अंदर और बाहर, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल, ये पूरा परमिएबल नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पोरिन प्रोटीन ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये परमिएबल होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल, यानी कि सारे मटेरियल्स को अंदर बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान यहां पे स्पेस है, यहां पे जगह है, ठीक है ना। दिस स्पेस, ये स्पेस जो है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। इसको आप इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं पेरीप्लास्टाइडल स्पेस, या आप इसको बोल सकते हैं पेरीक्लोरोप्लास्टाइडल स्पेस। याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि विद इन द मेम्ब्रेन जो स्पेस है सॉरी। इसके अलावा इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लास्टाइडल स्पेस, या इसको बोलते हैं पेरीक्लोरोप्लास्टाइडल स्पेस। अब इस स्पेस का जो डायमीटर होता है, ठीक है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 100 to 120 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, तो आप याद रखेंगे एनवलप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आता है, दोनों जो होते हैं इसकी थिकनेस होती है 75 to 100 एंगस्ट्रॉम्स। आउटर मेम्ब्रेन होता है परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल, और जो दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीप्लास्टाइडल स्पेस और पेरीक्लोरोप्लास्टाइडल स्पेस। इसकी जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है 100 to 120 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट in the form of envelope. So let us come to the next part which is called as the stroma. चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा जो है इट इज कलरलेस, ग्रैन्युलर, ग्राउंड सबस्टेंस। देखिए, ये था आउटर मेम्ब्रेन, ये था इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो ये भी स्पेस है, अब इन स्ट्रक्चर्स को छोड़ के जो यहां पे स्पेस है, ये स्पेस, दिस स्पेस इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रोमा, ठीक है ना। स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं या इसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं या मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है, ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये ग्रैन्युलर होता है, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्युल्स होते हैं, और ये ग्राउंड सबस्टेंस है। ग्राउंड सबस्टेंस का मतलब जिसमें सारी चीजें रेस्ट करती हैं, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इस स्ट्रोमा के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहली चीज, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इसमें होता है सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, जैसा हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर ऐसे होता है और इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए तीनों तरह का होता है, आरआरएनए, mRNA and tRNA. So all the three types of RNA are present in the stroma of the chloroplast, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही 70S होते हैं, तो यहां पर भी 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे किस्म के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिबोलोज
1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, या शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं RUBP, याद रखिएगा। तो स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, या जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RUBP। आप याद रखेंगे ये ऐसा एंजाइम है। अब हम सबको पता है कि ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस या RUBP, या हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रोमा में एक ऐसा प्रोटीन है जो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एंट्रेंसेस में पूछा जाता है, बताइए प्लांट्स में सबसे एबंडेंट प्रोटीन क्या है? तो आप याद रखेंगे वो है RUBP, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस। ठीक है ना। ये दरअसल क्या होता है, ये एक किस्म का एंजाइम होता है स्ट्रोमा में, और हमें पता है कि एंजाइम्स तो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्लांट्स में सबसे एबंडेंट प्रोटीन यही है। और एनिमल्स में कौन है? एनिमल्स में सबसे एबंडेंट प्रोटीन है कोलाजन। So in animals, abundant protein is collagen. In plants, abundant protein is RUBP, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं कहां पे? इस स्ट्रोमा के अंदर। ओके। और इस स्ट्रोमा में आप देखोगे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इट इज ए कलरलेस ग्रैन्युलर ग्राउंड सबस्टेंस। इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्लास्टोग्लोब्यूलाई। क्या बोलते हैं? प्लास्टोग्लोब्यूलाई। तो ये जो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम प्लास्टोग्लोब्यूलाई कहते हैं, इन्हीं प्लास्टोग्लोब्यूलाई के अंदर होता है क्विनोन, विटामिन E एंड विटामिन K। मैंने आपको याद पिछली बार भी बोला, इससे पहले बोला कि जो क्विनोन होता है, विटामिन E, विटामिन K होता है, ये होता है फैट सॉल्युबल सबस्टेंसेस। ठीक है ना। इसका मतलब ये प्लास्टोग्लोब्यूलाई जो होता है ये फैटी स्ट्रक्चर होता है, लिपिड्स का बना होता है। तो इसी में क्या होता है, इसी में कौन प्रेजेंट होते हैं? ये फैट सॉल्युबल सबस्टेंसेस, क्विनोन, विटामिन E एंड विटामिन K। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर, ऑल दीज सबस्टेंसेस आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। अब आप कहेंगे क्यों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है? क्योंकि अपनी रेप्लिकेशन खुद करता है, क्योंकि अपनी रेप्लिकेट कॉपी, नया क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट नया क्लोरोप्लास्ट बनाता है, या नया क्लोरोप्लास्ट बनता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, थ्रू फिशन। ठीक है ना। तो अब ये अपनी रेप्लिकेट कॉपी खुद बनाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। अब अगर ये खुद बनाता है, हमें कहना चाहिए इसको ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, लेकिन हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों? क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स रेप्लिकेशन करने के लिए, अपनी रेप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए, ये कुछ मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से लेता है। ठीक है ना। इस वजह से इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। और ये खुद ही सारा कुछ काम करता है, देन वी वुड हैव कॉल इट ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। लेकिन ये कुछ मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म से लेता है, इस वजह से वी कॉल इट एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। अब चलिए, लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट का है, दैट इज थाइलाकॉइड। चलिए इस थाइलाकॉइड को डिस्कस करते हैं। चलिए, थाइलाकॉइड्स याद रखिएगा। थाइलाकॉइड्स जो हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरीके से प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं, प्लांट्स की सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। सो थाइलाकॉइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी कि इस पूरे क्लोरोप्लास्ट का सारा दारोमदार जो है वो किस पे है? वो इसी थाइलाकॉइड पे है। आप देख रहे हैं ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड, 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 थाइलाकॉइड। ठीक है ना। तो ये थाइलाकॉइड्स क्या है? ये दरअसल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये स्पेस। ठीक है ना। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंट्रा थाइलाकॉइड स्पेस, या इसको हम बोलते हैं लॉक्यूलस। ठीक है ना।
तो मैं बता रहा हूं कि थाइलाकॉइड जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, सारा दारोमदार इसी पर है। और इसके अंदर स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्राथाइलाकॉइड स्पेस और लॉक्यूलस, ठीक है ना। अब चलिए, जो ये थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। आप देख रहे हैं, पहले रब करता हूं यहां से, चलिए, जो यहां पे थाइलाकॉइड्स होते हैं ये होते हैं ऐसे इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, एक दूसरे के ऊपर ये एक पायल बनाते हैं, एक टाला बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये स्ट्रक्चर बन गया इस थाइलाकॉइड्स का, ये एक स्टैक, इसको हम बोलते हैं ग्रैना, ठीक है ना। तो थाइलाकॉइड्स का जो ये पायल है, ये स्टैक है, इसको हम बोलते हैं ग्रैना। जैसे ये एक ग्रैना है, दूसरा ग्रैना, तीसरा ग्रैना, चौथा, पांचवा ग्रैना, ठीक है ना। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं 40 to 100 ग्रैना। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रैना होते हैं? 40 to 100 ग्रैना। और ये ग्रैना तो किसका बना है? थाइलाकॉइड्स का। अब एक ग्रैना में कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं? एक ग्रैना में होते हैं 2 to 100 थाइलाकॉइड्स। याद रखिएगा, जो ये स्ट्रोमा है इसमें होते हैं थाइलाकॉइड्स, लेकिन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स। इन स्टैक्स या पाइल्स को हम बोलते हैं क्या? ग्रैना। और पूरे क्लोरोप्लास्ट में ऐसे कितने ग्रैना होते हैं? 40 to 100 ग्रैना होते हैं। और हर ग्रैना में कितने थाइलाकॉइड्स होते हैं? 2 to 100 थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा। अब ये देखने वाली बात है कि इस थाइलाकॉइड के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। याद रखिएगा, हमने क्लोरोप्लास्ट को इंट्रोडक्शन में ही बोला, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो इस थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है, या हम सीधे बोलेंगे थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसके अलावा होते हैं इसमें पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड इज ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। इसमें मेनली दो तरह के पिगमेंट्स आते हैं, एक तो हो गया कैरोटीन, दूसरा हो गया ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। तो ये एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इस थाइलाकॉइड के अंदर, दूसरा इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स कंटेनिंग कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो इसके अलावा इस जो ये थाइलाकॉइड होता है, इसके अंदर होते हैं और भी कुछ सबस्टेंसेस, और भी कुछ पिगमेंट, जैसे साइटोक्रोम बी एंड एफ इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती हैं? इसी थाइलाकॉइड में। और याद रखिएगा, थाइलाकॉइड जो है इट इज द साइट ऑफ, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, एक तो लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज, ठीक है ना। अब देखना यह है कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट फेज या लाइट रिएक्शन होता है और डार्क फेज या डार्क रिएक्शन किस में होता है। याद रखिएगा, जो ये लाइट फेज है इट ऑकर्स इन द थाइलाकॉइड्स। लाइट रिएक्शन किस में होता है? थाइलाकॉइड्स में। और डार्क रिएक्शन कहां पे होता है? डार्क रिएक्शन होता है यहां पे स्ट्रोमा में। So light reaction or light phase of the photosynthesis takes place in the thylakoids and dark reaction or dark phase takes place in the stroma of the chloroplast. Okay? तो ये सारी चीजें आपको इस क्लोरोप्लास्ट में याद रखनी है। चलिए, अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करेंगे, एल्गी के अंदर क्या होता है? वहां पे होते हैं एग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। यानी कि उन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे स्टैक्स नहीं बनाते हैं। मान लीजिए ये एल्गी का क्लोरोप्लास्ट है, यहां पे थाइलाकॉइड्स ऐसे होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन वो ऐसे स्टैक एक दूसरे के ऊपर नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ these thylakoids are called agranal, this type of chloroplast is called agranal chloroplast। लेकिन यहाँ पे ग्रैना बन रहे हैं, थाइलाकॉइड स्टैक्स बना रहे, दिस कॉल्ड ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीजें आप याद रखेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब रह गई बात फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की। आप सबको पता है, पहले इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फूड सिंथेसाइज करता है पूरे प्लांट के लिए, बल्कि पूरे होल वर्ल्ड के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गन दुनिया में हैं उन सब के लिए ये प्लांट्स में जो ये इनके सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सिंथेसाइज करता है क्या?
फूड करता है सिंथेसाइज थ्रू फोटोसिंथेसिस। दूसरा, ये जो सोलर एनर्जी होती है सन की, उसको ये कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी से क्या क्या बनाता है, फूड में होती है केमिकल एनर्जी, तो ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा, जितने ज्यादा प्लांट्स होते हैं उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा। तो तीसरा फंक्शन हम ये लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम करता है। और चौथा फंक्शन हम यही लिख सकते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान रिप्लेनिश करते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन फिर हम लेते हैं अंदर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा में कम करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाएगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि हम बोलते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं, लेकिन दरअसल ये प्लांट्स की सेल्स में यही क्लोरोप्लास्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो दूसरा, इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, यही ऑक्सीजन बाहर फेंकता है, ठीक है ना। तो ये रिप्लेनिश करता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट कुछ एमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को भी सिंथेसाइज करता है। सो these are all about the functions of the chloroplast. Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.